बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लेक्चरर फिज़िक्स का, जो कि 24 अप्रैल 2024 को हुआ। इसमें जो पहले 10 एमसीक्यूज़ थे वो इंग्लिश से थे, इंग्लिश से रिलेटेड थे। तो हम पहले इंग्लिश को सॉल्व करते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ जो हैं वो हमारे इंग्लिश से रिलेटेड जो है वो पेपर में आए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ आया, दी एंटोनिम ऑफ हर्ट फेल्ट इज़। हर्ट फेल्ट का मतलब होता है दिल से, कोई भी काम दिल से करना उसे कहना है हार्ट फेल्ट, उसे कहते हैं हार्ट फेल्ट। लविंग का मतलब भी दिल से, अनहेल्दी मतलब सेहतमंद ना होना, ये इसका एंटोनिम नहीं बन रहा। इनसिंसियर, सिंसियर होता है दिल से काम करना, इनसिंसियर का मतलब होता है दिल से काम ना करना। तो इसका जो हमारे पास एंटोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, इनसिंसियर, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2, द ट्रेन वेंट डैश दी टनल। यहाँ पे हम प्रपोजिशन लगाएंगे, ऐसी प्रपोजिशन जो इसमें बिल्कुल फिट बैठे। तो द ट्रेन वेंट फ्रॉम द टनल, अंडर द टनल, थ्रू द टनल या टू द टनल। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है हमारे पास वो है द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। थ्रो जो है वो हमारा ऑप्शन ठीक होगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यू है, द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर डैश ऑन द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड टू इट। जो अवाम है उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो डिपेंडेंस है वो उस चीज़ पे डिपेंडेंस है कि उन्हें कितना जो है वो मनी एलोकेट की गई है, कितनी रकम जो है वो उन्हें अलाउ की गई है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, तो इसमें लगेगा द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर डिपेंड्स। ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर डिपेंड्स, वो मुनहसर होती है, डिपेंड करती है ऑन द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड टू इट, कि उन्हें कितनी मनी जो है वो एलोकेट की गई है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है, द सिनोनिम ऑफ इम्बेजल इज। इम्बेजल का मतलब होता है कब्जा करना। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारे पास रीमैन्यूरेट, जिसका मतलब होता है उजरत देना, ये इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। क्लियर, ये भी नहीं। बैलेंस, ये भी नहीं। मिस अप्रोप्रिएट मीन गलत इस्तेमाल करना, मिस अप्रोप्रिएट का मतलब गलत इस्तेमाल करना। इम्बेजल का मतलब कब्जा करना, मिस अप्रोप्रिएट का मतलब गलत इस्तेमाल करना। तो जो इम्बेजल का सिनोनिम बना हमारे पास वो क्या बना, मिस अप्रोप्रिएट, मीन्स के डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। पांचवा एमसीक्यूज है, द एंटोनिम ऑफ स्टेल इज। स्टेल का मतलब होता है बासी, पुरानी, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास हमने क्या करना है, इसका एंटोनिम बताना है, उलट बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है फ्रेश, फ्रेश का मतलब है ताज़ा, स्टेल का मतलब पुरानी या बासी, फ्रेश का मतलब है ताज़ा। तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम है। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ एमसीक्यूज, द प्रोफेसर टोल्ड हर स्टूडेंट अबाउट द प्रोजेक्ट मंथ्स इन एडवांस। प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट को एक महीना पहले ही प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया, सो दैट दे हैव डैश टाइम टू कंप्लीट देयर वर्क, ताकि उनके पास काफ़ी सारा टाइम हो जिसमें वो अपना काम कंप्लीट कर सकें। तो इस सेंस में हमें यहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। पहला है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि काफ़ी सारा टाइम होना। कांस्टेंट मीन फिक्स टाइम होना, ये भी नहीं हो सकता। इनसफिशिएंट मतलब कम टाइम होना। एम्पल का मतलब काफ़ी टाइम होना। अब यहाँ पे जो ऑप्शन ए और डी हैं ये दोनों तकरीबन ठीक लग रहे हैं, लेकिन अगर हमें एम्पल और क्रोनोलॉजिकल में से कोई किसी एक को चूज़ करना पड़े तो हम क्रोनोलॉजिकल को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि भी बहुत ज़्यादा टाइम होना किसी काम को करने के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। सेवंथ है कि आई एम वरीड डैश द एग्जाम। प्रपोजिशन यूज़ करनी है, ये होता है आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। आठवां एमसीक्यूज है, देयर इज नो पॉइंट इन आर गोइंग। सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये भी प्रपोजिशन लगेगी, यहाँ पे प्रपोजिशन का यूज़ है। मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन जो है वो हमारे पास सी ऑप्शन है, जिसमें है कि देयर इज नो पॉइंट इन आर गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, ही डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ। ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें लगेगा ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जो कि बनेगा ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर नाउ। वो अब रोज़ाना 1 साल से वर्जिश कर रहा है। टेंथ एमसीक्यू हमारे पास, इफ़ यू हैड फॉलोड द रूल्स। अगर आपने रूल को फॉलो किया होता, वायद पर अमल किया होता, यू वुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालीफाइड, तो आपको नाअहल ना किया जाता। इसमें जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। इफ़ यू हैड फॉलोड द रूल्स, अगर आपने रूल को फॉलो किया होता, ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है, यू वुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालीफाइड,
ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास डी ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, ये पहले 10 एमसीक्यूज जो थे वो हमारे इंग्लिश से रिलेटेड थे। अब 11th एमसीक्यूज है, यहाँ से अब हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाएंगे। 11th एमसीक्यूज में वो पूछता है इफ़ वेक्टर फील्ड ए इज सोलेनाइडल, वो कहता है अगर ये गिवन जो वेक्टर फील्ड है अगर ये सोलेनाइडल हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, कहता है एम की वैल्यू फाइंड करें। हमें पता है जो हमारे पास सोलेनाइडल फील्ड होती है उसका अगर हम डाइवर्जेंस निकालें डेल डॉट ए वो 0 के बराबर आता है। तो हम इसे जो है वो सॉल्व करके देख लेते हैं और वहाँ से हम m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास गिवन फील्ड है a इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y प्लस वाई माइनस 2zj प्लस एक्स प्लस mzk। हम इसका क्या लेंगे, डाइवर्जेंस लेंगे डेल डॉट a। डेल हमारे पास बराबर होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के डॉट, फिर ये a की वैल्यू जो कि हमें गिवन है एक्स प्लस 3y प्लस वाई माइनस 2zj प्लस एक्स प्लस mzk। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो हमारे पास आई वाले का आई के साथ डाइवर्जेंस लेंगे, वो हमारे पास बराबर आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और यहाँ पर आई वाला जो है हमारे पास फैक्टर होगा इधर, उसे हम लिखेंगे एक्स प्लस 3y। ठीक है, सिमिलरली फिर हम लेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, तो जो हमारे पास इधर j यूनिट वेक्टर है, इधर भी जो j यूनिट वेक्टर होगा वो लिखेंगे उसका उसके साथ वाला कोफिशिएंट एक्स वाई माइनस 2z। सिमिलरली पार्शियल ओवर पार्शियल z ये बराबर आ जाएगा x प्लस mz के। अब हम डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल x का x के लिहाज से जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, और x का y के लिहाज से लेंगे तो वो y का x के लिहाज से लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट हमारे पास y का y के लिहाज से लेंगे तो वो भी क्या आएगा, वो भी 1 आएगा, और जो z का y के लिहाज से लेंगे वो 0 हो जाएगा, प्लस z का x के लिहाज से लेंगे 0 आ जाएगा, प्लस z का z के लिहाज से लेंगे तो जो z के साथ m है वो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस m। अब हमने देखा था जो डाइवर्जेंस फील्ड होती है उसमें जो हमारे पास डेल डॉट ए का आंसर है वो 0 के बराबर आता है, तो जो ये हमारे पास डेल डॉट ए का आंसर आया है, ये हमारे पास जो आंसर है वो है डेल डॉट ए का, इसको हम 0 के बराबर पुट कर लेते हैं। 2 प्लस एम इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो m की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी m इज इक्वल टू -2, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या बनी, m इज इक्वल टू -2। अब ये हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन बन रहा है। गिवन ऑप्शन में जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है 2, 3 और -2, सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये अभी हमने सॉल्व करके देखा, ये कैसे सॉल्व होगा दोबारा एक दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये जो गिवन फील्ड है ये सोलेनाइडल फील्ड है, और सोलेनाइडल फील्ड की जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि अगर हम उसका डेल निकालें, डाइवर्जेंस लें, तो वो किसके बराबर आता है, 0 के। फिर हमने इसको सॉल्व किया, हमने क्या किया, सिंपली इस फील्ड का डाइवर्जेंस लिया, डाइवर्जेंस को जब हमने निकाला तो वो हमारा बराबर आया आंसर 2 प्लस एम के। फिर हमने गिवन जो डाइवर्जेंस था उसको 0 के बराबर पुट किया, तो m प्लस 2 जो है जब 0 के बराबर पुट किया तो वहाँ से जो हमारे पास m का आंसर बना वो बना -2। तो गिवन ऑप्शन में जो -2 था वो हमारा सी ऑप्शन था, सो सी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट हमारे पास द पैरामीटर्स दैट केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड रिलेट्स टू, कहते हैं केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड किसके साथ रिलेट है। जो हमारे पास केपलर का थर्ड लॉ है उसे हम केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स का नाम भी देते हैं। केपलर थर्ड लॉ की जो हमारे पास स्टेटमेंट है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स पीरियड। तो इसकी स्टेटमेंट से जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा, इसमें वो कह रहा था सेमी माइनर एक्सिस, इसमें भी नहीं, एक्सेंट्रिसिटी एंड द टाइम पीरियड ये भी नहीं, द प्लैनेट्स एरिया स्वीप्स आउट ये भी नहीं, द सेमी मेजर एक्सिस एंड द टाइम पीरियड। जो हमारे पास केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड है उसमें सेमी मेजर एक्सिस और टाइम पीरियड का जिक्र होता है, तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट वन होगा। What happens when the stress applied to the body is increased beyond the maximum value and is removed after some time। वो कहता है अगर आप किसी बॉडी पर उसकी जो है वो बर्दाश्त से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, द बॉडी कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगी। इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई रबड़ बैंड है, आप उसको हद से ज़्यादा खींच दें, जब आप उसको हद से ज़्यादा खींच देंगे तो वो क्या होगा, वो डी फॉर्म हो जाएगी, वो डी शेप हो जाएगी, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगी। इसमें जो हमारे पास डी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 4 लेवल लेज़र, कहता है इसमें से 4 लेवल लेज़र कौन सी है।
ये रग्बी लेज़र जो है वो हमारे पास 3 लेवल लेज़र होती है। जो हीलियम नियॉन लेज़र है ये हमारे पास 4 लेवल लेज़र होती है। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट है द फिजिकल सिस्टम अंडरगोइंग फोर्स्ड वाइब्रेशन इज कॉल्ड। ये हमारे पास ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की डेफिनेशन है कि ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम जो है वो अंडरगो हो फोर्स्ड वाइब्रेशन, जिसमें हम जो है वो फोर्स्ड वाइब्रेशन करवाएं सिस्टम से, ऐसे ऑसिलेटर को हम ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम देते हैं। गिवन ऑप्शन में है फ्री हार्मोनिक ऑसिलेटर। फ्री हार्मोनिक ऑसिलेटर ऐसा होता है जिसे हम एक दफ़ा डिस्टर्ब करें तो दोबारा उस पर फोर्स ना लगानी पड़े। फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक ऑसिलेटर ऐसा ऑसिलेटर नहीं होता। नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारा क्या होगा, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्लिट्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेड पैटर्न ऑफ अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। वो कहता है अगर आप नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ा देते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पर क्या जो है वो इफेक्ट होगा। तो जो इंटेंसिटी होगी सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज, ये भी नहीं ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल इंक्रीज, ये हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये राइट है, ये ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल इंक्रीज, जब हम नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ाते हैं तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि हमारे पास एक पेरेंट एटम है वो टूट रहे निकल प्लस गामा रेडिएशन में। आइडेंटिफाई द मिसिंग न्यूक्लियाइड इन गामा डीके। वो कहते हैं इस गामा डीके में बताएं कि कौन सा क्या जो है वो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास पर क्या फ़र्क पड़ा होगा पेरेंट एटम के। आपको पता है पेरेंट एटम जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई में टूट रहा है। तो यहाँ पे जब गामा रेडिएशंस निकलती हैं तो जो पेरेंट एटम होता है उसके ना ही तो एटॉमिक नंबर पर फ़र्क पड़ता है और ना ही एटॉमिक मास पर फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो निकल ही होगा। डी ऑप्शन हमारा राइट वन होगा। नेक्स्ट हमारे पास आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें आइंस्टाइन ने कहा था कि जो हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वो बराबर होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा कि जो हमारी एनर्जी है फोटोन की वो बराबर है वर्क फंक्शन के प्लस काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटस इज द रेसिप्रोकल लेटस ऑफ द। फेस सेंटर्ड क्यूबिक किसका रेसिप्रोकल होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ वेक्टर फील्ड विद अ वैनिशिंग कर्ल इज कॉल्ड। वो कहता है एक वेक्टर फील्ड जिसकी कर्ल वैनिश हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, ऐसी फील्ड को हम जो है वो इररोटेशनल फील्ड का नाम देते हैं। रोटेशनल फील्ड क्या होता है, जिसका कर्ल जीरो के बराबर ना हो, लेकिन इररोटेशनल फील्ड क्या होती है, जिसकी कर्ल जीरो के बराबर निकलाए। ऐसी फील्ड को हम इररोटेशनल फील्ड का नाम देते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट वन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। कहता है इसमें से बताएं कौन सा जो है वो पास्टुलेट नहीं है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ऑल मॉलिक्यूल्स हैव द सेम स्पीड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ये वाला जो है वो पास्टुलेट नहीं है, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें कहती है कि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसमें ये कह रहा है कि स्पीड जो है वो सेम रहेगी डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। तो ये पास्टुलेट नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा।